थोड़ा तो फर्क। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 11, 19, मध्य प्रदेश में 25 नवंबर तो मिजोरम और राजस्थान में 1 दिसंबर, जबकि दिल्ली में 4 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। और चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन से नोटा का दिया प्रावधान, कहा वोटर दबा सकेंगे, किसी को नहीं का बटन। बड़ा सवाल, चुनाव पर कितना असर डालेगा नोटा। और हमारे साथ हैं नंदकिशोर गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इरफान खान साहब है, नेता है आम आदमी पार्टी के। और जी देवराजन साहब है, राष्ट्रीय सचिव है फॉरवर्ड ब्लॉक के। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले पुष्पेंद्र, चुनाव का ऐलान हो गया है, किस तरह से राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, कौन सी पार्टी इस वक्त खुश है, कौन सी घबराई हुई है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो 4 राज्य हैं उसमें अलग अलग जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि चारों राज्यों में जो है एक ही सा माहौल है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है इन 4 राज्यों में, जहां ये लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अपनी वापसी कर लेंगे। बहुत कुछ हद तक अभी तक ऐसा माना जा रहा है और तमाम जितने भी सर्वे हैं, चाहे वो किसी टेलीविजन या किसी ग्रुप ने की हो, उनको बढ़त है। बीजेपी के सामने इन चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो दिल्ली के अंदर 15 साल के बाद क्या शीला दीक्षित को इस गद्दी से बर्खास्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की प्रॉब्लम है, जो क़यादत की प्रॉब्लम है, उसके चलते नरेंद्र मोदी की जापानी पार्क में 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई हो, नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही हो, इस सब के बावजूद भी क्या दिल्ली के अंदर, जहां पार्टी ने कोई चेहरा अपना चीफ मिनिस्टर का सामने पेश नहीं किया है, बाकी राज्यों में किया है, देश के प्रधानमंत्री का चेहरा आपने बता दिया है, क्या ऐसे में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बेदखल कर पाएगी शीला दीक्षित को? यह सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में बीजेपी के लिए है। कौन बेदखल कर पाएंगे, ये एक सवाल तो है, इस पे सवाल चर्चा करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बात मीडिया को बताई वो क्या क्या है, वो आप खुद देख लें। छत्तीसगढ़ विल बी गोइंग to elections in 2 phases, and for the first phase notification will be issued on 18th October. 18 October would be the date of issue of gazette notification for first phase of Chhattisgarh poll. For the first phase, I am giving further details. Last date for nominations will be 25th October. Scrutiny of nominations 26th October. Last date for withdrawal would be 28th October, and date of poll, if necessary, will be 11th November. This is about the first phase. Second phase of Chhattisgarh election would be, date of issue of notification would be 25th October. Last date for nominations will be 1st November. Date of scrutiny will be 2nd November. Last date for withdrawal will be 4th November. Date of poll, if necessary, will be 19th November. 19th November. Fine. Madhya Pradesh, date of notification 1st November. Last date for nominations is 8th November, which is a Friday. Date for scrutiny of nominations will be 9th November, which is a Saturday. Last date for withdrawal of candidature is 11th November, Monday. Date of poll, if necessary, will be 25th November, Monday. Okay, this is about Madhya Pradesh. Then we go on to Rajasthan. For Rajasthan, again, it will be a one-day poll for Rajasthan. Date of issue of Gazette notification 5th November, Tuesday.
Last date for nominations will be the 12th November, Tuesday. Date of scrutiny of nominations will be 13th November, which is Wednesday. Last date for withdrawal of candidatures is 16th November, Saturday. Date of poll, if necessary, will be 1st December, Sunday. This is the schedule about Rajasthan. Then we come to Delhi, the Legislative Assembly of Delhi. Date of issue of notification will be 9th November, Saturday. Last date for nominations will be 16th November, Saturday. Date for scrutiny of nominations will be 18th November, Monday. Last date for withdrawal of candidates will be 20th November, which is Wednesday. Date of poll, if necessary, will be 4th December, Wednesday. Then we come to Mizoram. So Mizoram will have the same schedule as Delhi, but still I will repeat. Date of issue of notification 9th November. Last date for nominations 16th November, Saturday. Date for scrutiny of nominations 18th November, Monday. Last date for withdrawal of candidatures will be 20th November, Wednesday. Date of poll, if necessary, 4th December, Wednesday. चुनाव कब कब किस तरह से होंगे, सबसे पहले नंदकिशोर गर्ग जी आपसे शुरुआत करते हैं। कितनी तैयार है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है और मैं चुनाव आयोग का एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, शायद आपने ध्यान दिया हो। पिछले 3-4 चुनाव जनरली ऐसे डेट पे हो रहे थे कि 2 छुट्टी आती थी और हमारा जो यूथ है वो गाड़ी उठा के घूमने निकल जाता था, उसके कारण से हमारा पोलिंग युवाओं का कम होता था। तो आज ये सारा मैं सुन के 4:30 बजे अच्छा लगा कि बुधवार को है जी दिल्ली का पोलिंग, जिसके कारण से कम जो 2% ऐसे लोग जो निकल जाते थे घूमने फिरने, और इस बार युवाओं में जो उत्साह है उससे कम पोलिंग इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली में 70% टच कर जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं बोल रहा हूँ जी। और आपकी ऐसी कौन सी एक महत्वपूर्ण बात है आपको लगता है कि जो इस चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत खास होगा? बीजेपी के लिए इस बार जो एक जैसे टिना फैक्टर होता है कि आज आम आदमी जो कम से कम देश के प्रति थोड़ा भी भाव रखता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी भाजपा का कोई विकल्प नहीं है, ये आपको लगता है कि सबसे आज खास पूरे बात? देश में किसी एक फैक्टर को उठा लें जी, महंगाई बड़ी कॉमन होगी, कोई समझाने की जरूरत नहीं, आतंकवाद को बोलने की जरूरत नहीं। 11 दिन से एक छोटे सा करंट सेक्टर में कश्मीर हम नहीं संभाल पा रहे, कितनी नपुंसक सरकार है और फिर भी बातचीत जारी है। मतलब आज की तारीख में किसी को हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि फेलियर ऑन एवरी फ्रंट। लेकिन ये राज्य के चुनाव है, राज्य के चुनाव पर दिल्ली जो है राज्य भी ऐसा राज्य है जो केंद्र की तरह चलता है और केंद्र शासित भी है, इसलिए मैं दिल्ली के चुनाव को आप कोशिश कांग्रेस करेगी स्टेट का चुनाव रखने की, और हमारा बड़ा क्लियर विजन है कि दिल्ली एक ऐसा सेंट्रल। आपको लगता है इस समय माहौल ऐसा है कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, ये वाला जो सबसे टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, हमारे विरोधी भी ये आत्मविश्वास कुछ बहुत ज्यादा नहीं है आपको लगता है? बहुत ज्यादा यूं नहीं है कि हम आज मैं राजनीति में 35-40 साल से, हम स्टूडेंट डेज से 1970 से लगे थे एमएससी करते, और आज तक हमेशा जो अंदाजा लगा है वो लगता है, मतलब हार वाले दिन भी पता चलता है, जीत वाला ही पता चलता है। और मेरे जैसे व्यक्ति, ये आत्मविश्वास बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा आज देश में 4 राज्यों में चुनाव की सबसे खास बात आपको लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों में कोई विकल्प नहीं है? आज की तारीख में एक मिजोरम को छोड़ के जहां हम नहीं है जी, इन 4 राज्यों में बड़े स्पष्ट रूप से, जैसे गहलोत ने पिछले 3 महीने में जितना नकद बांटा है, हर चीज के लिए कैश बांट दिया, साइकिल के लिए भी, लैपटॉप के लिए भी, जो चीज संभव हो सकती,
तो लॉस ग्राउंड करने कवर कोशिश की, परंतु राजस्थान का वोटर जागरूक है। और हमारे बारे में भी ये आप आम आदमी को पिछली रैली के बाद 29 तारीख की, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैंने पहली बार 77 की रैली भी कराई थी जयप्रकाश नारायण की, जिसमें जगजीवन राम आए थे। आई वॉज विटनेस नहीं था, मैं उसका ऑर्गेनाइजर में था। वो जो एक यूफोरिया देखा था, लगभग वो स्थिति हमने इस बार देखी है। देवराजन साहब, हालांकि वाम दलों का और खास करके राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का बहुत ज्यादा इन राज्यों में असर नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव है, लोकतंत्र में आपकी एक अहम भूमिका है। तो एक तो अब वाम दलों की कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे असर इन राज्यों में नहीं है। जरूर अब ठीक ही कहा, ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें वामपंथी पार्टियों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सिंपली आपका राजस्थान में सीपीएम का 3 विधायक है, उसको छोड़ करके दूसरा कोई स्टेट में हम लोगों का कोई सीकर जिले नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, आपने ठीक ही कहा, ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव ये नवंबर दिसंबर में जो हो रहे हैं, ये आपका 2014 का लोकसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल है। इसलिए सेमीफाइनल है, आपका करीब करीब 73 लोकसभा सीट और 630 विधानसभा सीट में चुनाव हो रहा है। तो उसका ये चुनाव के तुरंत 3 महीने के बाद आपका लोकसभा का भी चुनाव भी आ जाएगा। तो इस समय जरूर आपका जो स्थानीय मुद्दा के साथ साथ जो हमारे देश के अंदर जो सरकार है, उस सरकार का भी जो कार्यक्रम है, जो सरकार की जो परफॉर्मेंस है, वो भी इस बार चर्चा में आ जाएगा। और ये जो दोनों पार्टी है, जो दोनों बुर्जुआ पार्टी हैं, ये जो एक बीजेपी के नेतागार साहब ने कहा है देयर इज ए टिना फैक्टर, ये जो टिना फैक्टर बोल करके ये दोनों पार्टी जो खेल खेल रहे हैं, उसका भी एक जवाब देने का जिम्मेदारी इस देश की जनता का है। देयर आर मेनी अल्टरनेटिव, ये जो ऐसा नहीं है टिना के खिलाफ एक तमा भी है, देयर आर मेनी अल्टरनेटिव। बट राजस्थान में आप देखिए, वर्चुअली देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में लिटरली अगर देखें तो इट्स बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। इसी प्रकार का जो 2 पोल में जो पोलराइज करके जो राजनीति को रखा हुआ है, उसी के लिए मनी पावर, मसल पावर, धर्म का नाम, जाति का नाम, ये सभी इस्तेमाल करके ये सभी 2 पोल में आकर के पोलराइज करके रखा है। ये तोड़ना बड़ा काम है, वो तोड़ना जरूरी भी है। अगर नहीं तोड़ेगा तो ये दोनों पार्टी मिलकर के ये जो हमारा देश का जो संपत्ति का लूट हो रहा है, हमारा देश का जो आर्थिक नीति का जो खराबी अवस्था है, ये दोनों ये 2 सिक्के के पहलू है। ये तोड़ना बहुत बड़ा काम है। हम जरूर कहेंगे वहां पर विधानसभा के अंदर हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन आप देख लेना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो मेहनतकश आवाम का जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन में हम लोगों का ही सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ही लोग ज्यादा है, अगर देख लेना। चलिए आपके पास आएंगे, हमारे साथ इरफानुल्लाह खान साहब हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी नहीं बनी है, आम आदमी की बात करते हैं। क्या खास बात है आम आदमी पार्टी की, ये पूछते हैं खान साहब से। खान साहब जी हाँ, क्या खास बात है इस चुनाव में आपकी पार्टी के लिए? सबसे बड़ी चीज ये है कि देश इस वक्त विकल्प की तरफ बढ़ रहा है और आम आदमी दिल्ली की बात करते हैं, आप तो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक लिटमस टेस्ट है पूरे आम आदमी का, पार्टी का नहीं है, आम आदमी का है, जो फेटअप है पूरी इस सियासी पार्टियों से और राजनीतिक माहौल है उससे फेडअप है वो बिल्कुल पूरी तरह से। वो चाहता है विकल्प। आम आदमी पार्टी 6 महीने में एक नई पार्टी ने जो इतिहास रचा है वो आज़ादी के बाद कोई पार्टी नहीं कर पाई है। जो क्या इतिहास क्या है? वो इतिहास ये है कि तीसरी पार्टी बनकर वो उभरी है, विकल्प बनकर उभरी है। कहाँ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि आप उभरे हैं या नहीं उभरे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि खास बात क्या है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की खास बात जो पार्टी है उसकी खास बात क्या है? लोग क्या, आप लोगों के सामने कौन सी खास बात लेके जाने वाले हैं? हम लेकर जाने वाले हैं करप्शन फ्री दिल्ली हम देना चाहते हैं जी। और जिन पार्टियों ने इस दिल्ली पर राज किया है, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों का राज लोगों ने देखा है, चाहे कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो। उन्होंने देखा है कि बीजेपी पिछले 15 साल में कोई विकल्प नहीं दे पाई कांग्रेस का, और कांग्रेस के साथ मिलकर ही बहुत सी नीतियां बनाई हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल दोनों की सेम हैं। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विकल्प पेश किया है, 1,50,000 से ज़्यादा हमारे प्रभारी हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी विकल्प बनने जा रही है इस प्रदेश में। और वो एक बड़ा मैसेज होगा पूरे देश के लिए कि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की बात करते हुए
इस राजनीतिक आम माहौल आदमी से। की बात तो सभी पार्टियां करते हैं। आम आदमी की पार्टी, आप बात करने की बात करें आप तो आप भी जानते हैं कि तमाम पार्टियां आम आदमियों के बारे में, आम लोगों की बात करती है। बिल्कुल। वो कोई खास बात आम आदमी पार्टी की नहीं। आम आदमी पार्टी के रूप में जब आप लोगों के सामने जा रहे हैं, कौन, कांग्रेस पार्टी आपकी एनिमी नंबर 1 है या बीजेपी एनिमी नंबर 1? नहीं, हम ये समझते हैं कि ये सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं, हम इन्हें अलग आप नहीं मानते। लड़ेंगे, आप किसको हटाना चाहते हैं दिल्ली से? नहीं, हम दोनों को बीजेपी हटाना से या चाहते हैं। कांग्रेस को हटाना? हम दोनों को हटाना चाहते अभी हैं। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की है। नहीं, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कॉर्पोरेशन चुनाव तो है नहीं। नहीं, कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली तो की जो सरकार है और दिल्ली की जो व्यवस्था है वो दोनों को मिलकर बनती है। लोग दोनों से त्रस्त हैं। तो अभी तो आप लोगों से चुनाव लड़ने परेशान जा रहे हैं खान साहब, जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो विधानसभा में। विधानसभा में आपका दुश्मन कौन है? नंबर 1 दुश्मन कौन है? नहीं, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, हम दोनों को नंबर 1 ही मानते हैं। दुश्मन दोनों को नंबर 1 मान सकते हैं, लेकिन है कौन? नहीं, हमारा तो नंबर 1 दोनों ही दुश्मन है। लेकिन आम आपके आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से अच्छी पार्टी है। नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा है कांग्रेस बीजेपी से अच्छी पार्टी अच्छा, है। मेरे उसमें नहीं है नॉलेज में, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, बल्कि वो तो बार बार कहते हैं कि हम इन दोनों से अलग हैं, इन दोनों से अलग हम सरकार बनाएंगे। तो आपके क्योंकि हम कैंडिडेट तो जीतने जा दोनों रहे ही पार्टियों से आए हैं सारे। आपके कह रहे हैं कैंडिडेट तो वहीं से आप लेके जो आए आप हैं। 55 नहीं, मैं साल तो से मैं तो घोषित जनता किए दल में हैं। था, मैं तो नहीं आया वहां से। बहुत हमारे तो आम आदमी के लोग हैं, वो तो आम कमांडोज आदमी भी तो हैं, हम भी ऑटो आम रिक्शा आदमी ड्राइवर हैं। भी हैं। जी। इसमें आम आदमी लड़ रहा है चुनाव। जी, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं मिर्जा इरशाद बेग साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिर्जा साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? बेग साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। एक छोटा सा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनाव का ऐलान हो चुका है, असल मसला मुद्दा क्या है? क्या लेके जाएंगे आप लोगों के बीच में? देखिए, पहले की बात यह है कि अभी ये जो चुनाव घोषित हुए हैं जी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तत्काल कोई मुद्दा उठा करके लेके जाना है। जब पब्लिक के सामने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें अगला पिछला दोनों रखना पड़ता है। अगर तो वहाँ कांग्रेस सरकार पार्टी के पे मुद्दे मौजूद क्या होंगे? है, तो ये बताएंगे हम लोग कि हमने मैं क्या-क्या बेग साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, वहां हम अगर हमारी सरकार आती है। आप आगे पीछे तमाम बात लेके जाएं। मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? 4-5 राज्यों में चुनाव है, क्या समझाएंगे? अलग अलग राज्यों में आपके अलग अलग मुद्दे होंगे या कुछ आपके मुद्दे हैं जो आप लोगों को जनता के बीच लेके जाएंगे? चल रही है वो सरकार एक मिली जुली कांग्रेस के साथ की सरकार है, और इस वजह से जो भी बात आएगी वो बात पहली तो ये है कि ये डेवलपमेंट में या तो जो ये पब्लिक के लिए, लोगों के लिए या लोगों की सुखाकारी के लिए, देश के हित के लिए जो जो कार्य किए हैं वो कार्य बताएंगे, उनको कहेंगे कि अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो जरूर वो राज्य सरकारों में भी वो हमारा समर्थन करे। और इसके लिए मैनिफेस्टो वगैरह सब में ये बताएंगे कि हमको आने वाले हमारी दिशा निर्देश क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है। ये जनरल बात होती है और मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपसे एक सवाल आप सवाल सुन ले, हम इसको तय करें। आप सवाल सुन ले इरशाद बेग साहब। किस लोगों को लाना है और प्रशासन में किसको बिठाना। इरशाद बेग साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। सवाल 2 मैंने पूछा था, आपके मुद्दे क्या होंगे, आपने अपनी बात कही। सवाल शीला दीक्षित ने आज साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी तो चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होगी या नहीं ये तय नहीं हुआ है, ये सुनिश्चित नहीं है। पार्टी में तय होता है क्या? कांग्रेस में कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कभी घोषित नहीं होता है जी। तो आपको लगता है कि चुनाव के बाद आप किसी भी राज्य में हम हमारे नए चुने हुए विधायक ही तय करेंगे कि कौन हमारा नया मुख्यमंत्री होगा? पहले बहुमत आ जाए, उसके बाद में पार्टी तय करती है, हमारी परंपरा है। 2009 के चुनाव में मनमोहन सिंह की तस्वीर लगा के आप देश के लोगों के सामने गए थे। दिलीप तस्वीर नहीं लगाई थी, सोनिया गांधी ने सरे महफिल ये ऐलान किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। आप कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि कांग्रेस में यह परंपरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल खारिज करता हूं इस बात को। हमने कभी नहीं कहा है। अभी भी हमारा एक प्रधानमंत्री चालू होता है, उसके कार्यक्रम हम घोषित करते, उसके बाद में जब हमारी नई चुन करके आएंगे तब हमारा विधानसभा का दल है, हमारा पार्लियामेंट्री दल है वो तय करेगा।
बेग साहब, आपकी लड़ाई कांग्रेस से ही नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में भी। दिल्ली में एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप अपने लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं दिल्ली में? देखिए, जब एक पार्टी लड़ती है तब सामने लड़ने वाले तमाम लोग उसके सामने होते हैं। अब हमारा इसके साथ में हमारा सहयोग रहता है या दोस्ती रहती है, जो हमारे कार्यक्रम और हमारी जो नीतियां हैं, वो नीतियों के नजदीक जो चल सकते हैं, वो हमारे सहयोगी हो सकते हैं, हमारे समर्थक हो सकते हैं। तो क्या आप आम आदमी पार्टी को अपने समर्थक मान रहे हैं? करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को आप अपने समर्थक मान रहे हैं? वो लड़ाई है बेग साहब, सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को आप समर्थक मानते हैं? मैं समझता हूं कि बेसिक लड़ाई ये है। अब उसमें देखते हैं कि कहां कहां पोलराइजेशन होता है। मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करने वाली पार्टी है क्या, या आप उनसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये तो आम आदमी अभी अपने कोई इसकी राजकीय भूमिका अभी एस्टैब्लिश तो करे। जी चलिए, एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुष्पेंद्र, 3 महत्वपूर्ण सवाल है। एक, जो देवराजन साहब ने कहा कि इन दोनों पार्टियों का मोनोपोली जो है, एक तरह से नीतियां जो है उसका एक विकल्प चाहिए। दूसरी तरफ से गर्ग साहब कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। तीसरी तरफ से आपने सुना दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम एक विकल्प के तरह लोगों के सामने आए हैं। चौथी बात आपने कांग्रेस का भी सुना कि हमारे जो ये पार्टियां जो हमारे साथ हमारे नीतियों का समर्थन करेगी, वो हमारे पहले सहयोगी दल के तरह हो सकती है। और जब बात साफ साफ हमने पूछा तो आपने सुना उनको, उन्होंने साफ किया कि पहले वो स्थापित तो करें, फिर बात करेंगे। क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या संदेश मिल रहे हैं, क्या आगे किस तरह से चुनावी सरगर्मी जो है किस रास्ते पे आपको जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि ये बात जो कही जा रही है, देवराजन ने कहा कहते कि जिस तरीके से सिर्फ 2 पार्टी का मामला चल रहा है, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, अब बीएसपी हो या समाजवादी हो या दूसरी दीगर पार्टियां हो, वो वहां इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, उनका अपना एक वोट परसेंटेज होता है वो लेती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1 to 1 अगर कोई फाइट हो रही हो तो वो 2 पार्टियों में होती है। ये दिल्ली के अंदर पहली बार हो रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों, कभी आप पार्टी जो आई है अरविंद केजरीवाल की, कांग्रेस कहती है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है ये कांग्रेस की बी टीम है। सवाल यह है कि यहां ना तो बीएसपी या और दूसरी पार्टी कोई लोकल पार्टियां थी नहीं, और बीजेपी के लिए ज्यादा खतरे की बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर ये देखें कि 1998 के बाद से जिस तरीके से ये पार्टी 15 साल से सत्ता से बाहर है और जिन कारणों से बाहर है, वो कारण आज भी 2013 में सॉल्व नहीं कर पाए हैं ये। और दूसरी बात यह है कि शीला दीक्षित, ये देखें कि जब तक ये 1 to 1 डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था 2 लोगों के बीच में, तब भी शीला दीक्षित 1998 में 52 सीटें लाई थी और फिर 2003 में वो घट के 47 रह गई और फिर वो 2008 में घट के 43 रह गई। मेरा कहना यह है कि ये कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी है कि उनका जो ग्राफ लगातार गिन रहा है, तमाम सारी इस बात के कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसका भी फायदा उनको मिल रहा था और यहां भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब कोई वो ये नहीं कह सकती कि हमें दिल्ली में इतना समय नहीं मिला जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब आप या केजरीवाल की पार्टी जो है, ये वो पार्टी है जो सरकार के गुस्से से जो लोग नाराज हैं उनका भी वोट मिलेगा। और आप पार्टी के सामने विडंबना यह है कि वो बीजेपी को इस वक्त लिवरेज नहीं देना चाहती है, कहते हुए कि हमें कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। ये सब जानते हैं कि 15 साल से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में है, लेकिन आम पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर खास जो है वो लगातार ये कह रहा है हम इन दोनों के खिलाफ हैं। उसकी मजबूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होने के बावजूद भी उसको टारगेट पर रखना है, क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट है, उनको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी से नाराज वोट बैंक है वो बिखरेगा, वो 2 हिस्सों में जाएगा। इसलिए बीजेपी कहती है तो कांग्रेस और संदीप दीक्षित की गठजोड़ के चलते आप पार्टी खड़ी हुई है। और केजरीवाल जिस तरीके से शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होने की हुंकार भर रहे हैं, उससे भी साफ हो जाता है कि क्या शीला दीक्षित को वो हराने जा रहे हैं या जिताने जा रहे हैं। तो यहां तो फैक्टर है तीसरी दल का। लेकिन अगर आप राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, तो तमाम इतने हमारे देश में कई सारी पार्टियां, लेकिन वो उस तरीके की नहीं है जो 1 to 1 टक्कर दे सके। वहां सीधी सीधी लड़ाई है। लेकिन एक सवाल जो मैंने गर्ग साहब से भी नहीं, जो गर्ग साहब का सवाल था, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि गर्ग साहब ने कहा कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा उत्साह,
मोदी की लहर, देश में सरकार कांग्रेस के से लोग नाराज हैं, इन तमाम सारी बात के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नेता यह नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के पद पे जो दावेदारी का मामला था उसमें इस पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता कहते थे कि विधानसभा चुनाव के बाद घोषित किया जाए, और पूरी पार्टी और तमाम दूसरे जो भी उसके दंग अंग हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा नहीं साहब अभी होना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहने के लिए तैयार हैं कि इन 4 राज्यों में से, खासतौर से राजस्थान और दिल्ली में, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो भी गणित रहेगा, क्या वो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक तरीके से हम ये कहें रेफरेंडम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की इन 4 विधानसभाओं में जो आने वाले रिजल्ट हैं उस पर रेफरेंडम न माना जाए? यह कहने से भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कतरा रहे हैं? जी, ये कहने से आप क्यों कतरा रहे हैं गर्ग साहब? इसमें चुनाव अपने अपने राजस्थान के मुद्दे, गहलोत सरकार की फेलियर, 5 साल में कोई काम ना करना। तो फिर आप केंद्र सरकार को भी देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है, फिर दिल्ली में मोदी को लाने की क्या जरूरत थी? दिल्ली में आखिर मोदी को हमने 75 सभाएं पूरे देश में करनी है, तो दिल्ली में क्या एक सभा उसकी ड्यू नहीं बनती क्या? नहीं, सवाल वो नहीं है कि आप जरूर लाए, जो बात पुष्पेंद्र पूछ रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र जी को बता रहा हूं आपको कि दिल्ली में हमने एक सभा की मोदी की, परंतु क्या हमने तमिलनाडु में नहीं की? क्या हमने आंध्रा में नहीं की? एक प्रारंभ किया, 75 सभाएं हमारी प्लान्ड हैं, वो पूरी होंगी। अब कंसंट्रेशन 2 महीने के लिए 4 स्टेट में होगा, परंतु मोदी को हम कोई बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर एक सभा, आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे भी होंगे? आप स्थानीय मुद्दे, राजस्थान के मुद्दे अपने मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ स्थानीय मुद्दे जो विकास के इतने मुद्दे हैं कि आज की तारीख में एक सेटिस्फेक्शन लेवल मैं समझता हूं 50% से ज्यादा है। तो सेटिस्फैक्शन है या गुस्सा है ये तो पता चलेगा, लेकिन आपके मसले क्या होंगे? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने काम किया है, आज 19% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश में आ जाए, अनहर्ड था। एवरेज 2.5% पूरे देश का। आज मध्य प्रदेश जो बीमारू स्टेट में था, आज उससे निकलने, वहां पे आपका विकास का मुद्दा होगा। वो हमारा अपने काम है, हमारे 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है। और वसुंधरा जी का पहले 5 साल का वसुंधरा जी का काम और अब 5 साल का गहलोत का काम, लोग कंपेयर कर रहे हैं, हमें कोई कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो बात बताई, हम पिछली बार 2 लाख वोट से हारे थे, दिल्ली में 93 में हम जीते, तो यहाँ पर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हुआ, जनता दल ने सब्सटेंशियल वोट लिया, उसके बाद जनता दल वाइप आउट हो गई, लगभग कांग्रेस में मर्ज हो गई एक आध को छोड़ के। तो 98 में हम प्याज के कारण, शीला जी तो पार्लियामेंट चुनाव लाल बिहारी तिवारी जैसे हमारे एक साधारण कार्यकर्ता से 1.5 लाख वोट से हारी थी, परंतु प्याज और बिजली का मुद्दा 98 में ऐसा बना कि वो आ गई। 2003 में भी हमारा खुराना जी को घोषित करने में हमारी अपनी कमियां रही हैं, मुझे उसमें एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं। खुराना जी को जब उन्होंने सिद्धांत के तौर पर सीएम छोड़ा, तो 97 में उनको मुख्यमंत्री जब वो बरी होके आ गए थे, पाक साफ होके आ गए, तो उनको बना देना चाहिए था। हम एक्सपेरिमेंट करते रह गए, साहब सिंह जी को बना दिया, लास्ट में सुषमा जी को बना दिया। आपकी लड़ाई दिल्ली में किससे? आम आदमी दिल्ली में हमारी कांग्रेस से। हमारा आम आदमी पार्टी, मैं पार्टी नहीं मानता, एक झुंड है, थोड़े दिन के लिए ये नॉमिनेशन होते होते इनमें से आधे भाग भूग जाएंगे। पार्टी को, एक नेता को यहाँ पे कोई अमेरिकन सिस्टम नहीं है, और वो कहता है मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। बाकी स्टेट में क्या है, कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? आखिर देश का संविधान में परिवर्तन करना है, देश की व्यवस्था परिवर्तन करनी है। लोकपाल की बात करते थे, सारी बातें भूलकर केवल अपना झाड़ू लेके घूम रहे हैं, हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद क्या करेंगे? मतलब आप साफ करेंगे थोड़ी देर मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे? अगर 1 एमएलए 1.5 एमएलए, आप ये कह रहे हैं कि झुंड है, इस झुंड से आप नहीं लड़ रहे हैं, आप इनकी बैकग्राउंड आनी शुरू हो गई है। कल उत्तम नगर में 3 दिन से धरना है आप पार्टी का, क्यों है? क्योंकि जिसे काउंसलर को टिकट दिए इन्होंने, राघव को, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे उत्तम नगर में। क्यों? क्योंकि आज इनके पास कैंडिडेट कहां से हैं? कैंडिडेट सारे उधार के डिस्ग्रंटल एलिमेंट, कांग्रेस के, भाजपा के, इधर उधर से या अन्य पार्टियों से, उन अन्य पार्टियों से लेके आपको लिस्ट आ जाएगी। मैं किसी कार्यक्रम में आके आपको ये बता दूंगा बैकग्राउंड क्या है सबकी। तो आज केजरीवाल अगर इस व्यवस्था का विरोधी है, तो श्रीमती उन्हीं लोगों को लेकर, उन्हीं लोगों को ला रहे हैं, और आप आज उनकी रोटी किससे चल रही है? इन्हीं लोगों से, इस व्यवस्था से चल रही है। चलिए उन्हें जी पुष्पेंद्र, दिलीप, मैं जो गौर साहब ने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही, क्या कहते हैं कि गर्ग साहब माफ करिएगा, जो बात उन्होंने मानी कि जिस तरीके से मदन लाल खुराना पे चार्ज लगे, फिर वो लौट के आए, उनको पार्टी ने नहीं सीएम की कुर्सी दी, और फिर उसमें साहब सिंह वर्मा जी आ गए, फिर सुषमा जी आ गई। ये 93 से 98 तक आपकी ये समस्या थी, और देश के और दिल्ली के लोगों ने आपको पूरा मौका दिया कि 15 साल तक आप इस बेरोजगारी के दौर में अपनी ये समस्या सॉल्व कर
कर लें, लेकिन आप ईमानदारी से गर्ग साहब ये नहीं मान रहे कि 15 साल के बावजूद भी आज 2013 में आपके सामने वही समस्या सबसे बड़ी मुंह भाई खड़ी है। आप कह रहे हैं कि हमने और जगह लीडर थे, दिल्ली के अंदर आपको ये नहीं तय कर पा रहे। यहां आप सामूहिक चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सामूहिक नहीं है, राजस्थान में सामूहिक नहीं है, वहां पार्टी का नाम है, देश के अंदर मोदी का नाम है, और आप मोदी के नाम पे यहां उनको लेके आए। और जिस तरीके से उस दिन भी आपके तमाम केंद्र के नेतृत्व के लोग वहां मौजूद नहीं थे मंच के ऊपर, तो आप आज भी 2013 में, उस मंच पे 2013 में उस मंच पे जो बुलाए गए थे वही मौजूद होंगे। गर्ग साहब, आप आज भी 2013 में अपने इस नेतृत्व की समस्या से जूझने के बावजूद नहीं, आज हमारे पास इतना बड़ा दिल्ली का एक सामूहिक नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान जिस दिन मुख्यमंत्री बनाए तो उनको कौन जानता था? उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो वंदे मातरम। लेकिन आज आप विजय गोयल को अनाउंस करने में क्यों डर रहे हैं? नहीं, अब हमें ये हमने सोचना है, ये हमारा एजेंडा हमने तय करना है या हम आप तय नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, हमने तय कर लिया कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारे यहाँ हर्षवर्धन सामूहिक नेतृत्व, लोगों को वही सवाल है, कांग्रेस का जो कांग्रेस कह रही है कि हमारे एमएलए चुनेंगे, हमारा एमपी चुनेंगे, लेकिन आप ये दिलीप जो समस्या कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, वो समस्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। राजनीति में कुछ समस्याएं कॉमन है, इसको कोई आज लोकतंत्र जिस हिसाब से धीरे धीरे विकसित हो रहा है, पुष्पेंद्र जी या दिलीप जी, उसके अंदर अभी 66 साल के बाद वो परिपक्वता नहीं है। परंतु आज मुख्यमंत्री का मटेरियल भाजपा में कम से कम 5 ऐसे नेता हैं जो सफल मुख्यमंत्री मौका मिलने पर हो सकते हैं। किसी एक को आगे करना चाहिए, आप लगातार आगे कर रहे हैं। हमने सोचना है ना कि आज की तारीख में ये आपकी समस्या थी, आप खुद कह रहे हैं कि कुछ समस्या ऐसी है, समस्या है, कॉमन है, इसको सॉल्व करना चाहिए। चुनाव से कर रहे हैं ना हमारे एमएलए, हमारा टारगेट 50 एमएलए हमारा चुन के लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम पूरी ताकत लगा के मिलके लड़ेंगे। उस 50 एमएलए में निर्णय करने में हमारा 1 दिन लगेगा जी। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा। लोगों को सब लोग ये समझ रहे हैं। आखिर शीला ने भी आज कहना, जैसे मोदी के बारे में पता है, आपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है जी, चाहे वो पक्ष में दे या विरोध में दे, उनको पता है शीला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित ने 15 साल बनेंगे मुख्यमंत्री राजस्थान में, मान लो ना 15। उत्तराखंड में किसने कहा था विजय बहुगुणा बनेंगे? मेरा मुख्यमंत्री, जिसको सब आप भी ईमानदार मानते हो, सारी दुनिया मानती है, वो उत्तराखंड में तो जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाने वो स्वयं हार गया, उसी को आपकी पार्टी के लोगों ने हरा दिया, जनता ने हरा दिया। वही डर है क्या दिल्ली में? तो आज वही डर दिल्ली एक पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। हमने एक बार सब प्रांतों के लोगों को जोड़कर दिल्ली का आज कैरेक्टर बदला हुआ। दिल्ली आज वो दिल्ली नहीं है जो 67 में थी, 77 में थी या 93 में थी। 1 करोड़ 15 लाख वोटर में दिल्ली के अंदर कोई ऐसा प्रांत नहीं है देश का जिसके यहाँ लोग यहाँ ना रहते हो। तो हम एक बार अपने कैंडिडेट आने दो, आमने सामने आएंगे। और हमारा टारगेट जो मैं आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ, हमारा टारगेट है 2/3 बहुमत से जीतना। उसके बाद टारगेट तो स्वाभाविक है, और 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमारा मुख्यमंत्री हम चुन देंगे। मेरे पास जगदीश मुखी है, हर्षवर्धन है, विजय गोयल है, और 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम बहुत पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहे, पर पोटेंशियल है। नंदकिशोर गर्ग भी है, वरिष्ठ नेता। नंदकिशोर गर्ग भी हो सकते हैं, जगदीश मुखी साहब, हमने 20 साल मेमोरी की है, और लोगों को हमने आज ये जो जिसका क्रेडिट ले रही है शीला जी, 45 फ्लाईओवर की ड्राइंग के ऊपर काम। लोगों को पता नहीं है कौन होगा ये। चलिए, जो आप वहां पे बता रहे हैं, लोगों को 50 एमएलए जो आएंगे दिल्ली की जनता चुनेगी। ये पैमाना आप और राज्यों में नहीं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। जिस राज्य की जैसी परिस्थिति होगी वैसे। इस राज्य की परिस्थिति इस तरह की है, वो आपकी पार्टी की कमजोरी ये नहीं मानते हैं? मैं कमजोरी, राज्य की ताकत हमारी, ये हमारी यही ताकत बनेगी जी। इरफानुल्लाह साहब, जो सवाल है कि आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गंभीरता से नहीं ले रही है। नहीं, वो चुनाव के बाद लेंगे, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, बहुत गंभीरता से लेंगे आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी वो जो कह रहे हैं कि आप अलग अलग पार्टी से, आप खुद भी आए हैं जनता दल से, कोई बीजेपी से आए हैं, कोई कांग्रेस से आए हैं, उन्हीं पार्टियों से, उन्हीं दल से निकले हुए लोग अब व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो ये कैसे स्वीकार हो सकता है, कह रहे हैं नंदकिशोर जी। देखिए, अच्छे लोग रास्ता तलाश करते हैं बुरी जगह से, या पार्टी में उनको जगह नहीं मिलती है। तो लड़े ना साहब, खान साहब, देखिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या दिल्ली से शुरुआत करना चाह रहे हैं। एक बात क्लियर है बिल्कुल इस देश के अंदर, पूरे राष्ट्र को बदलना है इन्होंने। तो जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले पर कोई विकल्प आया है, उसे लोगों ने सबसे पहली चॉइस रखा है। पूरे देश का आप जायजा ले लीजिए।
दिल्ली के अंदर पहली मर्तबा, और वो दोनों वो बिल्कुल काम नहीं कर पाया। नहीं, इसलिए नहीं कर पाए कि वो मिलीजुली सरकार होती थी। इस मर्तबा एक पार्टी है, एक लीडर है, उसके पीछे एक विकल्प है, पूरा एक सिस्टम है। तो मैं समझता हूं कि ये मजबूत विकल्प के तौर पर लोग देख रहे हैं। विकल्प केवल दिल्ली में थोड़ी और बनाना है, आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी भाई, है, संविधान जिसे लोगों ने बदलना है, जज भी आपने किया नहीं है, बदलना। जिसे लोगों ने परख लिया है, उसकी ईमानदारी को परख लिया अच्छा, है। कब एक परख लिया? ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है इस नहीं, परख किसने ईमानदार लिया है? पार्टी की जरूरत है इस वक्त। तो कह रहे हैं, किसने परखा? अभी किसने तक तो परखा? आपको नहीं गए। क्योंकि एक frustrated आदमी सरकारी नौकरी छोड़कर परिवर्तन करने नहीं जा रही, व्यवस्था परिवर्तन करने अगर जा रही है इनकम इस देश टैक्स के अंदर। डिपार्टमेंट करप्ट है तो श्रीमती केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ रही? नहीं, वो अगर डिपार्टमेंट को corrupt होना अगर कभी नहीं था। करप्शन है वहां, सच्चाई है ये। नहीं, डिपार्टमेंट में उन्होंने अच्छे लोग भी छोड़ा, हैं। नौकरी छोड़ के आज वो देखिए, क्या कर रहे हैं? इस देश में अच्छे लोग भी हैं, हर सिस्टम में अच्छे लोग हैं। नहीं, देश में ज्यादा अच्छे लोग हैं। उनको इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों को। जो अल्टरनेटिव की आप अन्य राज्यों में बात करते हैं, यहाँ पे इस अल्टरनेटिव को न तो कांग्रेस न बीजेपी चलिए, वो तो उनके विरोधी है, इसलिए हो सकता है कि न लेते हो गंभीरता से। क्या इस तरह की जो अन्य दलों से लाए हुए लोग, चाहे वो बीजेपी से आए हों, चाहे वो कांग्रेस से आए हों, चाहे जनता दल से आए हों, चाहे किसी और दल से आए हों, इस तरह की पार्टियां जब बनती हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के बारे में नंदकिशोर गर्ग जी कह रहे हैं, क्या ये वाकई एक विकल्प के तरह, गंभीर विकल्प की तरह लोग देखेंगे इसे? देखिए, हमारे देश का एक विडंबना है ये, जो अलग अलग पार्टी में है लोग, जरूर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनने के समय हर पार्टी से लोग आएगा, उसका मतलब ये नहीं है आपका नया लोगों को बाहर से ले आकर के हिंदुस्तान में तो पार्टी नहीं बनाएगा। नहीं, फिर व्यवस्था परिवर्तन की बात सोचना, वही व्यवस्था आप कल जो तक पार्टी के अंदर आप मेंबर होने जा आप रहे हैं। एक पार्टी में रहते हैं तो आप कम्युनल होते हैं, दूसरे पार्टी में आते हैं आप सेकुलर हो जाते हैं। कल तक आप सेकुलर रहते हैं, कल कम्युनल हो जाते हैं। ये सिंपलीफाई मत कीजिए। जैसे बात है आपने एक पार्टी में ज्वाइन किया है जी, आप कुछ लक्ष्य लेकर के उसके अंदर आपने ज्वाइन किया है, लेकिन आपका तजुर्बा अलग हुआ तो ऑटोमेटिकली आप उसको छोड़ करके आम आदमी पार्टी के अगर हम बात करें, यहाँ पे आम आदमी पार्टी दिल्ली हमको ये नहीं लगता है आम आदमी पार्टी बोल करके एक नया एक शुरुआत हो रहा है, उससे बीजेपी और कांग्रेस इतना नाराजगी दिखाने का क्या जरूरत है? लेट देम कंटेस्ट। और जब वो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात करते हैं, दिखाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं, जब आप कहते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, कल तक आप उस व्यवस्था के अंग थे, आज कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कर दूंगा। दूसरा एक पार्टी बन रहे उसके बारे में बोलने के लिए हम असक्त है, लेकिन हम एक बात बोलना चाहता है, हिंदुस्तान में और हर राज्य में हम बता रहा हूँ, नेता नहीं, हमको नीति चाहिए। ये हमारा आज का जो लोगों का एक बड़ा जरूरत है। यहाँ पे नीति, यहाँ पे नीति नहीं, नेता चाहिए। अभी जो स्थिति है यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे नीतियों से कोई लेना देना, यहाँ नेता चाहिए। केजरीवाल भी नेता बन गया, मोदी को भी नेता बना करके पूरा हिंदुस्तान में घुमा रहा है। राहुल गांधी जी भी एक दिन का राजा बनाने के लिए जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ उन्होंने जो नाटक किया है, तब नेता बनने के चक्कर में है। हमें बोलना चाहते हैं नेता नहीं है, नीति चाहिए। तो इस चुनाव में नीति नहीं चल रही है, नेता चल रहा है। नहीं, इन चुनाव में आप देखिए जहां पे नेता नहीं है वहां बहुत कठिन है दिलीप भाई, वो डेंजरस है, लेकिन ज्यादा दिन चलने वाला भी नहीं है। एक जो आपका जो क्षीर समुद्र का जो मंथन हो रहा है ना, ये जो डेमोक्रेसी का भी मंथन हो जा रहा है, इस मंथन से आपका अच्छा फल निकलेगा, बाद में उसका टाइम लगेगा। पुष्पेन, देखिए नीति नहीं है, ये तो बहुत साफ है। चाहे किसी भी दल के तरफ आप देखें तो उन दलों के नीतियों में आपको बहुत ज्यादा अगर देखने के जाए, चाहे वो आर्थिक नीति हो चाहे अन्य नीति हो, उसमें बहुत अंतर नहीं है। नेता में अलग अलग नेता आगे रख के चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां नेता नहीं है वहां उनकी समस्याएं, कठिनाइयां हैं उनकी। दिलीप, सारी पार्टियों में चाहे वो नई हो या पुरानी हो, एक ही नीति है और वो कॉमन है, सत्ता। कैसे, किस तरीके से, जुगाड़ से, तुगाड़ से, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से, मर्डर से, रेपिस्ट से, जो भी चुनाव जिता सकता है। हमको उससे अलग रखिए पुष्पेंद्र जी, हमको सिर्फ उससे अलग रखिए। मैं ये आप अलग ही है, आप अलग ही हो गए, ब्रैकेट में नहीं है। देवराजन जी आप अलग हो गए, इसीलिए हम उसी ब्रैकेट में नहीं है। चूंकि आपके पास नीति है, नेता नहीं है। देवराजन साहब आपके साथ उसी ब्रैकेट में आप कहते हैं आपके पास नीति है, नेता नहीं है, इसलिए आप कहीं नहीं है। 630 में आप 30 भी नहीं लग। देवराजन साहब हम लोग के कैरेक्टर लगे। नहीं, मैं ये नहीं, मैं किसी आपकी पार्टी या किसी की मैं कह रहा हूं जो नहीं, नीति की बात मैं तो ये कहता हूं कि चूंकि आपके पास नीति है, नेता नहीं है, इसलिए आप कहीं नहीं है। वही मैं ऐसा बात नहीं है। हम तो शुरू में जो कहा था यहाँ पर, अगर सबने भी कह रहे थे 630 में आप लोग कितना सीट पर लड़ रहे हैं, हम जरूर कहेंगे
हम लोगों का मकसद सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन सत्ता नहीं है आपके, नहीं सत्ता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। फिर हमको ये नहीं है, हमको किसी भी प्रकार से, जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, चोर डकायत रेपिस्ट सभी को मिला करके जिताना है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको जरूर बताऊंगा, अगर आपका जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान की मेहनत के अवाम की जो हिसाब किताब बना रहे अभी, आप जाकर देख लेना, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन में जो काम करते हैं और संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, उसमें ज्यादातर मेंबर हम लोगों का वामबंदियों का ट्रेड यूनियन के अंदर है। नंबर 1 भारतीय मजदूर संघ है। जी हम बता रहा हूँ, नंबर 1 पूरे देश में बीएमएस है, INTUC है, हम जो 7 यूनियन है, 7 में हम लोगों का ही 4 है। आप लोग बीजेपी का और कांग्रेस का 2 छोड़ने के बाद जो 7 सेंट्रल ट्रेड यूनियन बना है, उसमें 4 तो हम लोगों का ही है, 4 नहीं है, 5 भी हम लोगों का ही है। मैं देवराजन साहब आपके किसी इस आंकड़े से वो नहीं कह रहा कि ये आप गलत कह रहे, पूरी देश की ट्रेड यूनियन, अवाम, गरीब, पिछड़ा, पसमानदा सब आपके साथ है, मैं उस पर नहीं कह रहा। लेकिन दिलीप का सवाल ये है कि पार्टियों की जो इस देश में राज कर रही है, मैं उन मेजर पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो लालू हो, मुलायम हो, मायावती हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी जी हो, मोदी हो, या कांग्रेस में राहुल गांधी हो, मैं कह रहा हूं कि एक ही नीति है कि चुनाव कैसे जीता जाए और चुनाव जीतने के बाद नंबर ज्यादा आ जाए तो सत्ता पे कैसे पहुंचा जाए। मैं जो बात अभी इरफानुल्लाह साहब कह रहे थे, मेरे सीनियर भी हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साबिक सदर भी रह चुके हैं, जनता दल में भी रह चुके हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के उसको लोगो बना करके, उस फोटो को इस्तेमाल करके, उस पोस्टर बॉय को इस्तेमाल करके अन्ना के, इन्होंने लोकपाल का अपना पूरी मुहिम चलाई। और उस वक्त मंच पे हमें कुछ लोग नजर आते थे जिसमें एक अग्निवेश भी हुआ करते थे, एक सिंबॉलिक मुसलमान भी थे, काले रंग की टोपी लगाया करते थे। उनको किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को वो गाली देते हुए उस पूरे मूवमेंट से बाहर हो गए। अब हमने अग्निवेश को भी देखा कैसे बाहर हो गए। प्रशांत भूषण कहां है आज? आज आपकी जो किरण बेदी वो कहां है? ये तो एक आंदोलन के अंदर इतने विरोधाभास हो सकते हैं, तो जब पार्टी सत्ता की बात होती है तो उसमें बड़े लोगों के छोटे छोटे इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये कहना कि बगैर टेस्ट के आप फील्ड में गए नहीं हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों ने हमें मान लिया है? आपने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन में आपके नेता ने कहा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर आपने अन्ना को धत्ता बताया, अन्ना ने आपके आंदोलन से अपने आप को अलग किया और आप चुनावी राजनीति में आ गए। अब आपको लोग नहीं मिल रहे, आप कहते हैं कि ये जनता दल से आए हैं, ये आए हैं, ये अच्छे लोग हैं। तो कौन अपनी पार्टी में कहता है कि हमारी पार्टी में बुरे लोग आए? कांग्रेस ने दिलेर मेहंदी को लिया, इसी दिलेर मेहंदी के ऊपर कबूतरबाजी और यहां से हिंदुस्तान से लोगों को फ्रॉड करके बाहर ले जाने का भी दाग लगा हुआ। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि बीजेपी ने मनोज तिवारी को ज्वाइन करवा, जनता तय करेगी ना। समाजवादी पार्टी के चुनाव होगा कि आम पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे थे, कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, इस पे मोहर तो जनता लगाएगी। तो 2014 के बाद आम पार्टी के लोगों को यह हक हासिल होगा कि भाई हमने बड़ा अच्छा जो है ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर के आप आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दिल्ली में चुनौती के तरह बीजेपी और कांग्रेस के लिए है, या कांग्रेस ये एक इस्टेब्लिश राय है दिल्ली में, ये इस्टेब्लिश राय है। और दिल्ली में समझता हूं बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो नहीं है। दिल्ली में बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े शार्प लोग हैं, न्यूज को समझते हैं, लोगों के मूवमेंट को समझते हैं, चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और बहस भी दूसरे अंदाज में करते हैं। इस दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के तमाम दावे और तमाम सारी बातें, वो एक ही बात में 2 बातें कह रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत ला रहे हैं, और दूसरे ही 30 सेकंड के गैप में कह रहे हैं कि हम असेंबली बनी तो हमारी मुख्य भूमिका होगी। एक दूसरा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में व्यवस्था पतन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। बहुत लोग लड़ रहे हैं, सन 70 में भी और 71 में भी और 77 में भी जिस तरीके से जेपी मूवमेंट हुआ वो भी व्यवस्था पतन का, उसके जो लोग निकले ऑफ शूट थे, उसमें लालू थे, उसमें मुलायम थे, वो आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं? एक जेल के अंदर केजरीवाल है जो व्यवस्था परिवर्तन से शुरुआत किया उन्होंने, जेपी मूवमेंट में भी हुआ था। तो जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोगों की स्थिति आप देखें, एक जो है वहां बिरसा मुंडा जेल में बैठे हैं और दूसरे डर के मारे जेल जाने से कहते हैं सरकार के साथ है। इसका जो हम समर्थन कर रहे हैं वो ठीक ही कहा है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी और ये जो आम आदमी पार्टी अभी जो आ रहे उन लोगों को पकड़ के ले आकर के वो पार्टी भी बन रहे। तो एक बात लोगों के सामने आ रहे, ये तो बीजेपी के नेता लोग और कांग्रेस के नेता लोग को मानना ही पड़ेगा, जो किन किन लोगों को जो ले आ रहे पार्टी के अंदर। अब देखिए आपका जो बदरपुर इलाका का जो नेता है राम सिंह बिदुरी जी,
उन्होंने सुबह 12 बजे तक हम कांग्रेस में जाएंगे बोल के अनाउंस करके रखा जी। उसको ये स्वागत करने के लिए समारोह भी तैयार हुआ था, सब कुछ रेडी है। 12 बजे के बाद उन्होंने अचानक अनाउंस कर रहे हम कांग्रेस के अंदर नहीं है, हम बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे। कल तो आपने देखा है जो भोजपुरी जो गायक है उसको, उनको तो कांग्रेस के साथ ही बातचीत चल रहे थे, वो भी अचानक जाकर के फिर बीजेपी में जा रहे। तो मतलब जो लोगों को ले आ रहे हैं वो जो कोई नीति और कोई जो ये परिवर्तन ये सब देखे नहीं है, जो पैसा से और धर्म का नाम पर, जाति के नाम पर, दिखावट के नाम पर, लोभ दिखा करके इन सभी को ले आकर के पार्टी बना रहे। ये जो दिल्ली की जनता नहीं है, हिंदुस्तान की सभी जनता इन दोनों पार्टियों के चरित्र देख रहे हैं। लेकिन देवराजन साहब, आपने जब तमाम सारे लोगों का नाम लिया तो आप भीम का नाम भूल गए। भीम को किस वजह से पार्टी में लिया है आप पार्टी ने? वो भी तो यही काम कर रही है। हम बता रहा हूं आपको, ये जो इसी प्रकार का लोगों को इधर से उधर से ले आकर के कोई निधि नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये तमाशा बना रहे हैं। ये चीज देखिए बिल्कुल डेंजरस। इरफानुल्लाह साहब, आप बीजेपी पे और कांग्रेस पे कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, हमारे एनिमी नंबर 1 है, हमें दोनों से लड़ना है, दोनों को हटाना है, और जो आप विकल्प दे रहे हैं वो बेहतर कहां है? देखिए, हम कौन सा बेहतर विकल्प की सोच और कल्पना जो आप जनता के सामने रख रहे हैं, दिल्ली के लोगों के सामने? जो बात देवराजन साहब कह रहे हैं, जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, जो बात नंदकिशोर जी कह रहे हैं, तमाम में कहीं क्यों आखिर दिल्ली के लोग आपको क्यों वोट दें? ऐसी क्या खास बात है? देखिए, आप भी अन्य दलों के तरह जी यहां वहां से उठा के और फिर वोट के लिए बात करते हैं, सत्ता के लिए बात करते हैं, सरकार के लिए बात करते हैं। कौन सी व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं जब कह रहा था तो एक तो ये कि हमने जिन लोगों पर ये पार्टी बनी है और जो लोग पार्टी के साथ आ रहे हैं और हमारे उम्मीदवार हैं, पूरे बैकग्राउंड पर कोई बताया कहां से आप निकल के आए? देखिए, वीके सिंह छोड़ के चले गए, किरण बेदी छोड़ के चली गई, अग्निवेश छोड़ के चले गए। मैं यही कह रहा हूं कि जब आंदोलन के दरमियान इतने मतभेद हो सकते हैं तो पार्टी के अंदर तो सत्ता तक पहुंचने लोग आए हैं आपके पास। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है हमारे पास, जो लोग आए हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, आम आदमी हैं। कुछ लोग आए हैं हमारे साथ, मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन कोई प्रश्न चिन्ह उन पर नहीं लगाया जा सकता। हमारी पार्टी ने जिस तरह से स्क्रूटनी की है कैंडिडेट्स की, वो किसी पार्टी ने नहीं की है और ना करेगी। हमारी पार्टी के अंदर अगर आज भी मैं कहता हूं यहां बैठकर आपके चैनल पर कि किसी पर अगर कोई क्रिमिनल केस है, अगर कोई उसके ऊपर बदगुमानी का कोई केस है, हम उसे आखिरी वक्त में भी विड्रॉ कर लेंगे, इलेक्शन की आखिरी रात में भी विड्रॉ कर लेंगे। ये केजरीवाल साहब ने भी कहा, पूरी पार्टी का ये फैसला है। हम ये चाहते हैं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पाई, कोई मजबूत अपोजिशन नहीं दे पाई, उसने कोई अपोजिशन मजबूत नहीं हुआ। सिर्फ केजरीवाल साहब के आने के बाद, आम आदमी आने के बाद आम आदमी के मुद्दों को उठाना शुरू किया है। हम कभी ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दुश्मन है, वो आम आदमी की दुश्मन है, आम आदमी की दुश्मन है, वो आम आदमी की दुश्मन नंबर 1 है। और आम आदमी को आज एक विकल्प मिल रहा है दिल्ली में जिसका वो वेलकम कर रही है, हमें वो नजर आ रहा है, हमें वो गांव-गांव आपको लोग मानते हैं कि आप कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी वोट को बीजेपी को हराने के लिए एक हथियार की तरह आपका इस्तेमाल होगा? नहीं, हम ये एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो डिवाइड होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, और सिर्फ इसी मकसद से आपको चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वाया जा रहा है, या जो बातें हो रही है कि आप वोट कटुआ की तरह काम करेंगे? हम ना वोट कटुआ है ना हमें लड़वाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस 15 साल में अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए था, जो विपक्ष का रोल होना चाहिए था, वो अदा नहीं कर सकी। बहुत बड़ा गैप था, उस गैप को फिल किया है आम आदमी पार्टी ने। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लोगों के खिलाफ भी पहली बार देश में चुनाव में एक आखिर में बटन होगा जिसमें से लिखा होगा और ये हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, ये हमारी पार्टी का प्रपोजल था। ऐसे बात मत कीजिए। हम तो इलेक्शन कमीशन का मीटिंग में लगातार जाने वाला एक नुमाइंदा है जी। इस बात की तो बहुत बार इलेक्शन कमीशन के सामने चर्चा भी हुआ है, जो इलेक्शन इसका असर क्या होगा, वहां पर हम आ रहा हूं जी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में भी समय कम है, इसलिए मैं चाहूंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार आज उसको घोषणा किया था, वो थोड़ा रुकना चाहिए था। हमारा ये बात इसलिए बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दिया है, जो नोटा बटन रखना है, तब उसके लिए एक आम राय बनना भी जरूरत है। इसलिए जरूरत है, अभी तक उसका आइडिया क्लियर नहीं है, उसके बारे में आपके इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और इलेक्शन का जो कानून है उसका संशोधन करना भी जरूरत है। इसलिए है, अगर ये नोटा बटन में ज्यादा वोट मिल गया जीतने वाले से ज्यादा, तो क्या होगा? तब क्या होगा?
तो इसलिए उसके लिए आपका एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, तो ना करके इलेक्शन कमीशन छोटा मोटा बात में भी सर्वदलीय बैठक बुलाता है, इस बात को भी एक सर्वदलीय बैठक बुला करके क्लियर करने के बाद, इसलिए कितना अवेयरनेस लोगों के पास पहुंचाने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन सोचने से होगा नहीं। हमारे देश में इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल अगर सहयोग नहीं करेगा तो हमारे देश के अंदर फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था ये घोषणा करने से पहले। ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं। आप नंदकिशोर जी, इसका कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा नोटा का, आपको लगता है? 1% वोट भी नहीं पड़ेगा इसमें। ये एक कुछ हमारे है ना थ्योरेटिकल बातें इस देश में बहुत होती हैं। रियल सेंस के अंदर जो चुनाव सुधार की बात है, मैं कह सकता हूं पूरे देश में पहला इलेक्टेड आदमी था जिसने, जब कंपलसरी नहीं था 95 में, अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे, मिसेज के भी, छोटे बच्चों के भी। मैं पहला आदमी हूं जिसने 2008 के चुनाव में अलग अकाउंट खुलवाया, जो अब इस बार कंपलसरी कर रहे हैं कि जो भी पैसा आएगा वो पहले उसमें जमा होगा और फिर खर्च होगा। परंतु सुधार के लिए आज मेरा पिटीशन 5 साल हो गए, 11 अक्टूबर को फिर इसका असर क्या? असर ये आएगा कि अभी चुनाव आयोग कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है, चुनाव आयोग की सरकार पूरी मानता नहीं, इसका कोई असर नहीं आना। हाँ, आतंकवाद जहां होगा, आसाम जैसी स्थिति आ जाए, जम्मू कश्मीर आ जाए, इसका मिसयूज होने का डर है। और इसके बारे में देवराज ने थोड़ा इशारा किया, मैं अगला इशारा कर रहा हूं कि जहां आसाम में 3% वोट पड़ा था, आपको ध्यान हो, और वो अनवरा तैमूर या वो जो कौन सीएम बन गए 3% वोट। तो कहीं ऐसी परिस्थिति में अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा ना मिल जाए, इसलिए इसके ऊपर विचार। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में देखिए दिलीप, एक बात और भी है कि आप ये समझें कि इस वक्त दिल्ली का जिस चुनाव को हम केंद्र में रख रहे हैं, जहां का चुनाव मान रहे हैं कि थोड़ा सा कश्मकश का मामला है, कोई पार्टी कितना भी क्लेम करे, केजरीवाल भी कह रहे हैं 2/3 मिलेगी, बीजेपी भी कह रही है 2/3 मिलेगी, तो सीटें, इसका मतलब है कोई 200 सीटों के आसपास मामला हो तब सबको 2/3 मिलनी चाहिए, बट सीटें 70 हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस की समस्या यह है कि जितने भी केंद्र सरकार की स्कीमें, केंद्र सरकार की कारगुजारियां, उनका करप्शन, उनकी महंगाई, और आज ही देखें, आज ही यह खबर आ गई है कि 7 अक्टूबर से रेल का किराया 2% बढ़ने जा रहा है, उस पे फ्यूल चार्ज लगा करके। दूसरी बात आप देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिखा रही है, आंध्रा के मामले पे केंद्र सरकार से 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, 4 क्या कहते हैं एमपी जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इतने मिस उसमें इस तमाम सारी गतिविधियों को दिल्ली का वोटर देख रहा है, और ऐसे में अरे एक सिलेंडर की दाम 1000 रुपया क्रॉस कर दिया पुष्पेंद्र जी। एक सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर की दाम 1000 रुपया क्रॉस कर दिया। नहीं, वो भी है, मैं कह रहा हूं वो तो है ही, मैं कह रहा हूं ये सामने प्रत्यक्ष है, ये इमीडिएट घटनाएं हैं जिसको कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारेगी तो उसको कांग्रेस नहीं हराएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी मतभेदों के चलते, पार्टी के नेतृत्व के चलते, टिकटों के बंटवारे को लेकर के हारेगी, और अगर शीला दीक्षित जीतती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप पार्टी होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत तरह के अलग अलग सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हम ढूंढते रहेंगे। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जोर शोर से शुरू हो चुकी है। फिलहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।